हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक नियोजन के बारे में कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसे किया गया था और किस तरह से देश को विकास की ओर अग्रसर किया गया। छोटे छोटे कमीशन बनाए गए, बाद में योजना आयोग लाया गया, तो इस माध्यम से धीरे धीरे करके हमारा देश आज की स्थिति में पहुंचा है। तो विकास किस तरह से किया गया इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग शाब्दिक रूप में बोलते हैं आर्थिक नियोजन। सारी चीजें हम लोग समझेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? आर्थिक नियोजन। क्या है? आर्थिक नियोजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक, आर्थिक नियोजन, इस पर बात करेंगे। इसके शाब्दिक अर्थ पर कि मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो ये आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन से अगर दोनों को हम लोग अलग अलग बांट कर देखें, एक आर्थिक हो गया और एक नियोजन हो गया, तो आर्थिक का मतलब है कि ऐसी सारी चीजें जो गतिविधियां आर्थिक तौर पर की जाए अथवा विकास के बारे में की जाए उसे हम लोग आर्थिक बोलते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था से जो संबंधित हो। उसके बाद नियोजन के बारे में बात करेंगे। नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है प्लानिंग। किसी भी कार्य को कुशलतम तरीके से करने के लिए प्लानिंग तैयार करना। अगर आप लोगों को कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं आप लोग कि ऐसे करके अगर हम करेंगे तो यह काम हमारा क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। तो उसी तरह से आर्थिक नियोजन लाया गया। कब? भारत में लाया गया, और कैसे लाया गया, किसके माध्यम से लाया गया, सब हम लोग देखने वाले हैं। तो आर्थिक नियोजन का शाब्दिक अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन है जो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो वो डिफिनीशन क्या है इसकी कि किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में, किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का एक निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि किसी भी देश की जो सेवाएं हैं और जो संसाधन हैं उनका क्या करना? पूर्वानुमान करना और उनका कुशलतम उपयोग करना ही हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। कि जो सेवाएं, देखिए विकास किस पर होता है, डिपेंड होता है। एक तरह से जो संसाधन होते हैं और जो सेवाएं दी जाती हैं उसी से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो उसी को कैसे सुचारू रूप से किया जाए यही बताता है क्या? हमारा आर्थिक नियोजन। तो आइए पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं और उसके बाद छोटे छोटे इसमें जो भारत में प्रक्रियाएं हुई थी इसके बारे में, जो योजनाएं लाई गई थी या फिर जो आयोग लाए गए थे, सबको हम लोग समझेंगे। बात करते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो डिफिनीशन यह है कि किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग। क्या लिखेंगे? आर्थिक नियोजन से आशय है किसी देश के संसाधनों, किसी देश के संसाधनों एवं सेवाओं का क्या करना? सेवाओं का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान करना का निश्चित अवधि में पूर्वानुमान लगाना एवं कुशलतम उपयोग करना। कुशलतम उपयोग करना, देखिए इसे समझेंगे। ये वह प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन जिससे किसी भी कंट्री के जो संसाधन हैं और उनकी जो सेवाएं हैं, जो सर्विस दी जाती हैं, वह एक निश्चित अवधि में
पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान का शाब्दिक अर्थ होता है कि पहले से ही उसका क्या करना, अनुमान लगाना कि यह कैसे कार्य कर सकता है और कितना हो सकता है। तो एक निश्चित अवधि में देश के संसाधनों और सेवाओं का पूर्वानुमान लगाना और उसका कुशलतम उपयोग करना कि जो सेवाएं और संसाधन है इनका यूज कहाँ किया जाए कि सही तरीके से यूज होगा और कंट्री के डेवलप में क्या करेगा, डेवलपमेंट में आपको साथ देगा। तो यही हमारा कहलाता है आर्थिक नियोजन। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन कब से शुरू किया गया और कैसे कैसे जाकर यह योजना आयोग तक पहुंचा, जिसके बाद नीति आयोग लाया गया एक थिंक टैंक के रूप में। तो आइए एक एक करके हम लोग सारी प्रक्रियाओं को देखेंगे। भारत में नियोजन की प्रक्रिया, कौन सेशन में किसके द्वारा किसकी अध्यक्षता में कौन सी सेवाएं लाई गई, हम लोग अब देखने वाले हैं। तो पहली थी भारत में नियोजन की प्रक्रिया, पहले हेडिंग बनाएंगे। भारत में नियोजन की प्रक्रिया, और इसमें जो पहला पॉइंट हमारा होगा वह होगा क्या, पहली रूपरेखा जो 1934 में आई थी। पहली रूपरेखा 1934 में, इसे लाया कौन था, तो एम विश्वेश्वरैया एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे, एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या की थी, बात की थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपने बुक के माध्यम से इसके बारे में बात की थी और उसे लागू करा था। तो इनकी बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया। तो कौन थे वह, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, और इनकी बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक का नाम पूछता है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसने लिखा था, तो एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। और किस लिए लिखा था, इन्होंने यह बुक लिख कर यह साबित किया था कि भारत में भी इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसे हम लोग आर्थिक नियोजन बोलते हैं, यह संभव हो सकता है और इसके माध्यम से विकास को सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। तो पहली रूपरेखा पूछता है तो वो एम विश्वेश्वरैया लाए थे। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है तो वो कमीशन लाया गया था, वह क्या था, राष्ट्रीय योजना समिति, जो लाया गया था 1938 में। क्या था वह, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में यह लाई गई थी। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसे कौन लाया था और यह किस पर आधारित था। तो हम लोग लिखेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल थी। किसकी, 1929 में कांग्रेस जो बनाई गई थी हमारी पहले से 1885 से, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस थे और इन्हीं की पहल थी, इन्हीं के माध्यम से यह लाई गई। और इसके जो अध्यक्ष निर्धारित किए गए थे राष्ट्रीय योजना समिति के, वो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में आप सब जानते हैं। ठीक, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ देखेंगे कि कौन सी समिति कब लाई गई थी और यह क्रमबद्ध तरीके से लाई गई थी। यह आपके यूपीएससी लेवल में अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्रमबद्ध तरीके से पूछ लेगा कि किस समिति के बाद कौन सी समिति लाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें यह कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की यह पहल थी
इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति बनाने का क्या किया, एक तरह से पूर्वानुमान लगाया, अनुमान लगाया कि राष्ट्रीय योजना समिति लाई जाए 1938 में। तो इन्होंने समिति लाया, इनके द्वारा लाई गई और अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये दो जो नियोजन की प्रक्रिया थी इसे आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बात करेंगे तीसरी, जो तीसरी थी वह क्या थी, बॉम्बे प्लान थी। क्या थी, बॉम्बे प्लान थी। और बॉम्बे प्लान कब लाई गई थी, तो यहां लाई गई थी 1944 में। अब इसमें बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है कि बॉम्बे प्लान जो 1944 में लाई गई थी तो ये किसके द्वारा लाई गई। इसके लिए कोई एक निर्धारित व्यक्ति नहीं था, यह 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाई गई थी। 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाई गई थी, जो इंडस्ट्री वगैरह लगाते थे उनके माध्यम से लाई गई थी। और इन्होंने क्या किया था कि पूर्वानुमान लगाया था कि अगले 10 वर्षों में, सॉरी अगले 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का क्या होगा, व्यय होगा। तो हमारी इकोनॉमी जो है वह ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों द्वारा, किसके द्वारा, 8 उद्योगपतियों द्वारा। और इसका जो अनुमान था, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह लक्ष्य यह था कि 15 वर्षों में 10,000 करोड़ का व्यय होगा। क्या था, 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का व्यय। ठीक, तो इस तरह से हमारी कितनी योजनाएं हो गई, 3 योजनाएं हो गई। रिवीजन करेंगे एक बार हम लोग। पहली रूपरेखा 1934 में आई, कौन लेके आया, एम विश्वेश्वरैया लेके आए, और उनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। तो यह क्या थी, हमारा जो भारत है इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग का यह पहला चरण था भारत में। पूछता है कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का पहला चरण कौन सा था, तो वह इसकी पहली रूपरेखा थी जो 1934 में लाई गई थी। किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लाई गई, और उनके बुक का नाम था प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। यहां से क्वेश्चन बनता है। सेकंड पे हम लोगों ने देखा कि दूसरी जो समिति लाई गई वह राष्ट्रीय योजना समिति थी। अब देखिए ये जो योजना लाई गई, पहला रूपरेखा जो लाई गई यह सक्सेस हुई। उसके बाद ऐसा लगा कि अगर इसमें और सुधार किया जाए तो इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सुधार कर करके समितियां लाई गई। तो दूसरी समिति लाई गई 1938 में, और इसके अध्यक्ष थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन यह पहल किसकी थी, किसके द्वारा लाई गई, तो वह लाई गई थी कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने इसे लाया था और अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तीसरी के बारे में बात करेंगे तो तीसरी है बॉम्बे प्लान। यह 1944 में लाई गई, 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाई गई, और इसका जो लक्ष्य था वह था कि 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का व्यय। तो उम्मीद करता हूं यह तीनों आप लोग याद कर चुके होंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है, पहली 1934, दूसरी 1938, बॉम्बे प्लान 1944। तो 3 कंफर्म हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथी के बारे में बात करते हैं, वह थी जन योजना। ठीक है, प्यूपिल प्लान जिसे बोलते हैं। आइए एक एक करके चीजें याद करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चीजें एक भी ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में न आ सके। ठीक, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो चैप्टर पढ़ाऊं पूरा बेस उसका आप लोगों का पहले क्लियर करूं, उसके बाद उसके आगे बढ़ूं। तो वही प्रक्रिया है जो सीरीज एक तरह से चल रही है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी प्यार दिया, उसके बाद आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्यार दिया, और उसी तरह से प्यार हमें मिल रहा है इकोनॉमिक्स में, तो बहुत अच्छा लगता है। आइए बात करते हैं चौथी के बारे में। चौथी क्या थी, यह थी जन योजना। और जन योजना लाई कब गई थी, 1944 में ही। जन योजना 1944 में ही लाई गई थी। और जो ये लाई गई थी यह किसके द्वारा लाई गई, तो M.N. राय द्वारा। M.N. राय बहुत फेमस पर्सनालिटी थे उस समय के, आप लोग उनके बारे में पढ़ ही चुके होंगे। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था तो उसमें भी इनका योगदान था, किसका, M.N. राय का। तो जन योजना लाई गई M.N. राय द्वारा। ठीक, और यह किस पर आधारित थी, तो यह आधारित थी किस पर, साम्यवादी प्रणाली पर। बात करेंगे साम्यवाद पर। यह साम्यवादी प्रणाली
पर आधारित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो चौथी योजना आई थी भारत में नियोजन की प्रक्रिया जो है, तो वो इसमें देखिए प्रक्रिया का मतलब है सुधार। एक योजना आई, सफल हुई, तो उससे क्या हुआ, हमें मोटिवेशन मिला, तो हम अगली योजना लेके आए, इसमें जो कमियां हैं उन्हें सुधार किया जाए। तो धीरे धीरे करके चीजें बदलती गई और देश विकास करता गया। तो जन योजना यह चौथी थी और 1944 में एम.एन. राय द्वारा लाई गई, साम्यवादी प्रणाली पर आधारित। पांचवी के बारे में हम लोग बात करते हैं। पांचवी कौन सी थी, तो पांचवी थी हमारी गांधीवादी योजना 1945 की। कौन सी, गांधीवादी योजना 1945 की। ठीक, अब बात करेंगे कि इसे कौन लेके आया था और इसका लक्ष्य क्या था और यह कैसे निर्धारित किया गया था कि यह विकास करेगा, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इसे लाए थे श्री मन्ना राय। सिर्फ नाम याद रखिए आप लोग, श्री मन्ना राय। देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं भी बोलता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको। अब आप नाम को नहीं समझ सकते, आप नाम को कैसे जोड़ दोगे, गांधीवादी योजना से श्री मन्ना राय को कैसे जोड़ दोगे बताइए। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें रटना पड़ता है, तो आप लोग इसे चाहे रट के, मैं तो रटने को सपोर्ट नहीं करता, आप लोग वीडियो देखिए, 1 से 2 बार चीजें लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, जो मैं करता हूं। ठीक है, तो गांधीवादी योजना 1945 में श्री मन्ना राय के द्वारा लाई गई थी। यह गांधीवाद पर आधारित था। गांधीवाद का मतलब यह है कि सब में भाईचारा, सब में समानता पर आधारित योजना लाई गई, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, गांधीवादी योजना 1945। फिर बात करते हैं छठवीं योजना की। छठी योजना लाई गई और यह कब लाई गई, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वोदय योजना 1950। क्या है, सर्वोदय योजना 1950। सर्वोदय योजना जो थी यह किस पर आधारित थी, गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित थी और इसे लेके आए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक, जयप्रकाश नारायण द्वारा यहां लाई गई और आधारित किस पर थी, यहां तक गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित थी। गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित थी। सर्वोदय का मतलब यह है, अगर इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब है कि सब में समान भावना रखना। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में सबको शामिल करना सर्वोदय कहलाता है। इस दृष्टिकोण से अगर सर्वोदय योजना के आधार पर आर्थिक नियोजन से जोड़कर इसकी डिफिनेशन हम लोग सोचेंगे, अगर इसे डिफाइन करें तो सर्वोदय का अर्थ यही होगा कि सभी व्यक्तियों, क्योंकि इसमें गांधी जी का भी नाम जोड़ा गया है, तो गांधी जी का सर्वोदय, गांधी जी के विचार से आप लोग बखूबी परिचित होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित थी क्या, सर्वोदय योजना 1950 में लाई गई थी। तो इस तरह से 6 योजनाएं थी। इसके बाद आता है हमारा योजना आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, जिसका भी गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। बहुत फेमस चीज है, पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती हैं, उसके माध्यम से लाई गई थी। फिर आगे चल के नीति आयोग ने इसका जगह ले लिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या हुआ, कार्यकाल आया, तो इन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का क्या किया, गठन कर दिया। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। 3 हम लोगों ने देखा था, उसके बाद 3 और है, इसे हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। वह क्या है, जन योजना 1944 में लाई गई, एम.एन. राय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। 5वीं गांधीवादी योजना 1945 में लाई गई, श्री मन्ना राय इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, अर्थात ये लाए थे। 6वीं आती है सर्वोदय योजना, जो 1950 में आई और जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं के बाद क्या लाया गया था, योजना आयोग लाया गया था, प्लानिंग कमीशन। तो सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण, और यह गांधी जी के सर्वोदय पर आधारित थी, कि गांधी के विचारों पर ही आधारित थी यह भी। जैसे 1945 में श्री मन्ना राय की समिति थी गांधीवादी योजना, तो
तो उसी तरह से सर्वोदय योजना भी 1950 में लाई गई। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी बेसिक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे लिखवाने की मैंने कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि वीडियो के साथ ही चीजें याद हो गई होंगी। आइए अब बात करेंगे हम लोग क्या 7वीं के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी देर तक इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुल कितनी 12 योजनाएं लाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं जिसे हम लोग जानते हैं, 5 ईयर प्लान। और वह किसके माध्यम से लाया गया था? प्लानिंग कमीशन के माध्यम से लाया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? योजना आयोग। योजना आयोग के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है और काफी सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग इसी तरह साथ में बने रहेंगे तो मैं योजना आयोग आज थोड़ी सी बात करूंगा इस पर, फिर जो अगला वीडियो लेके आऊंगा मैं पंचवर्षीय योजनाओं का ही होगा वीडियो। तो पंचवर्षीय योजना में कुल 12 योजनाएं हैं, तो हम लोग 1 से 2 वीडियो में इसे कवर करेंगे। बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए और प्यार बनाए रखिए। आइए बात करते हैं इसके बारे में। योजना आयोग जो हमारा 7वां लाया गया, क्या आयोग लाया गया? विकास की प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया थी उसमें जो 7वां विकास एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वह क्या था? योजना आयोग। और यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग है क्या? आइए इस पर पहले थोड़ी सी बेसिक चीजों पे हम लोग बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इसे जोड़ते हैं। सिंपल चीज है, आप लोग जानते भी होंगे, काफी लोग, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, पहले तो ये देख लीजिए आप लोग कि ये 1950 में लाया गया था। कब? 1950 में 15 मार्च को इसका गठन किया गया था। आप सब जानते हैं कि उस समय हमारा जो भारत था नया नया क्या हुआ था? आजाद हुआ था। 1947 में आजाद हुआ हमारा इंडिया। और उसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान का भी विभाजन होता है, देश 2 भागों में बंट जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी पूरी तरह से लागू हो जाता है। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली यहाँ लागू होती है। तो जब देखा गया कि देश का विकास कैसे किया जाए, तो विकास ऐसी चीज थोड़ी ना है कि डायरेक्ट एक बार में कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जितने भी अर्थशास्त्री थे, जितने भी सर्वज्ञ लोग थे उन्होंने क्या किया कि योजना आयोग का गठन किया। और उसमें विचार रखा गया कि देश का विकास अकस्मात नहीं किया जा सकता, अचानक से। उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ वर्षों में उसे बांट देंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जैसा सही लगे उसमें बांट कर अगर हम लोग विकास करेंगे और इस तरह से योजनाएं लाई जाएंगी। तो योजना आयोग की तरफ पंचवर्षीय योजना निर्धारित की गई कि हर वर्ष, हर 5 वर्ष पर एक योजना लाई जाएगी और उस 5 वर्ष के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। चाहे वह कृषि में बढ़ोतरी हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे शिक्षा की सुधार करना हो, चाहे उद्योगों में सुधार करना हो। तो उस विकास को अगर अचानक से सारे विकास नहीं होंगे तो एक एक चीजों को हम लोग लक्ष्य बनाएंगे और 5-5 वर्षों में बांट देंगे। तो उस 5 वर्षों में बेसिकली तौर पर अगर देखें तो उसी पर बात किया जाए तो विकास संभव हो सकता है। तो क्या किया गया कि योजना आयोग लाया गया और योजना आयोग के माध्यम से कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वह कब से कब तक थी? तो 1951 से 56 तक चली थी वह। तो उसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया, जैसे कृषि को बढ़ावा देना। मैं पंचवर्षीय योजनाओं पर आगे बात करूंगा, सिर्फ बेसिक चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि यह योजना आयोग था क्या और इसे हटाया क्यों गया, इस पर हम लोग बात करेंगे सही तरीके से। देखिए, योजना आयोग का यह था कि इसमें केंद्रीय स्वामित्व था। पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, देश का विकास हुआ। आपके प्लानिंग कमीशन से इंडिया को बहुत प्रॉफिट हुआ, इससे देश हमारा विकास कर गया। लेकिन यह क्या था कि इसमें केंद्रीय स्थायित्व था, मतलब केंद्रीय भूमिका सबसे ज्यादा थी। तो इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उसके बाद इसमें क्या किया गया? सुधार कर दिया गया और योजना आयोग को पूरी तरह से खत्म करके नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग में राज्यों को भी सहभागिता प्रदान की गई। इसमें केंद्रीय स्वामित्व था। योजना आयोग की सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसमें केंद्रीय स्वामित्व था, केंद्र जो चाहता था वही कर सकता था, स्टेट का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं था। लेकिन अब जो नीति आयोग लाया गया है इसकी जगह पर, उसमें
केंद्रीय स्वामित्व के साथ साथ राज्यों का भी स्वामित्व प्रदान किया गया है। तो कुल 12 योजनाएं आई थी और हमारी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह सन 2012 से 2017 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बीच में ही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तो इसे हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि योजना आयोग की बेसिक चीज समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इसका गठन कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, और इसी से संबंधित एक और समिति लाई गई थी। तो वह समिति क्या थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो इसे सपोर्ट करती है। और ये जो योजना आयोग आप लोग देख रहे हैं यह संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान का संशोधन करके इसे नहीं जोड़ा गया था। यह क्या है, एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, और जो हमारा नीति आयोग है वह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। आइए इसके बारे में कुछ डीपली बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका गठन कब हुआ। तो 15 मार्च 1950 को किसका, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। देखिए अगर संविधान से जोड़कर इसे आप लोगों को पढ़ना हो, योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लास्ट में आई थिंक 5वां या 6वां लेक्चर होगा या नीचे से लास्ट से, ठीक है। तो योजना आयोग के बारे में वहां भी डीपली बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सॉरी, आइए देखते हैं कि इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। और इसका जो प्रकृति है, अभी हम लोगों ने इस पर बात की ना, प्रकृति अथवा चरित्र, तो यह क्या है, यह गैर संवैधानिक है। क्या है, गैर संवैधानिक है। यह संवैधानिक नहीं है क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया था। और यह क्या है, यह क्या है, एक तरह से परामर्शदात्री संस्था। परामर्शदात्री संस्था, ठीक। तो इसका जो प्रकृति अथवा चरित्र है वह परामर्शदात्री संस्था है और यह गैर संवैधानिक है। इसके बाद बात करेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। इसके प्रथम उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष इसके कौन थे, वह थे गुलजारी लाल नंदा। सब याद रखेंगे, पूछता है, गुलजारी लाल नंदा। यह क्या थे, सॉरी नंदा, यह इसके पहले उपाध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये दो नाम याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की प्रकृति क्या है, तो वह क्या है, यह गैर संवैधानिक है। पूछ लेता है कि योजना आयोग संवैधानिक है अथवा गैर संवैधानिक है, तो यह गैर संवैधानिक है। और इसका जो चरित्र है वह परामर्शदात्री संस्था, यह केवल परामर्श दे सकता है। और इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अब बात करेंगे, इसकी एक अनुमोदक संस्था है। अनुमोदक संस्था, अनुमोदक संस्था का मतलब यह है कि यह पूरी तरह से इसे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा योजना आयोग के। तो वह संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 में। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, यहां तक कि स्टेट पीसीएस में भी यह क्वेश्चन बन चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या। तो यह एक तरह से क्या है, अनुमोदक संस्था है किसकी, योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की, ठीक। अब बात करेंगे इसमें कुल कितनी योजनाएं आई, ये कल का वीडियो ही होगा। योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, ठीक। और जो इसकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी इसकी, वह कौन सी थी, तो वह 2012 से
2017 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बीच में ही बीजेपी की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, योजना आयोग को खत्म करके पूरी तरह से इसके जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक, तो आगे हम लोग कोष्टक में ऐसे करके लिख लेंगे ब्रैकेट में कि इसके जगह नीति आयोग ला दिया गया। और यह योजना जो पंचवर्षीय योजना लास्ट वाली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, यह पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाई थी। तो उम्मीद करता हूं कि योजना आयोग से संबंधित चीजें आप लोगों के माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी और इसे आप लोग क्या करेंगे, याद कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो चैप्टर है हमारा आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन के लक्ष्य क्या क्या है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डीपली। आइए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्थिक नियोजन के लक्ष्य। क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और वह कैसे कार्य किए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, हर सब्जेक्ट से इजी है। इसे आप लोग पता है डीपली अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, हल्के में मत लीजिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि सारा जो मेरिट होता है ना आप लोगों का ये डाउन कर देता है। इसे सही तरीके से पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, अपने सामान्य जीवन से जोड़कर आप खुद ही अगर देखेंगे तो सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है आपके जीवन में। तो अगर उसे आप लोग अपने आप से जोड़कर पढ़ेंगे तो चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, भारतीय नियोजन के मुख्य लक्ष्य। भारत में जो आर्थिक नियोजन किया जाता है या भारतीय आर्थिक नियोजन या फिर भारतीय नियोजन, भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य लक्ष्य क्या क्या निर्धारित किए गए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो इसका पहला लक्ष्य था वह क्या था, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आर्थिक विकास हम लोगों का अलग से चैप्टर ही था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास को आप लोग सही तरीके से समझ गए हो। अगर नहीं समझे हैं तो मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं। इस पर क्या करते हैं, एक नजर डालते हैं आर्थिक विकास पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए विकास क्या होता है, विकास अगर करना है तो आपको जीडीपी, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करनी होगी। तो ये देखिए समृद्धि भी यही देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में अगर लगातार वृद्धि हो रही तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, आर्थिक समृद्धि। और अगर इन तीनों में वृद्धि के साथ साथ कुछ जो गैर आर्थिक चर होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया हमारा, और जीवन प्रत्याशा हो गया हमारा, आवास की सुविधा हो गई, खान पीने की व्यवस्था हो गई, इन सब में भी बढ़ोतरी अगर हो रही है तो यह हमारा क्या कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। तो आर्थिक विकास में क्या करना, वृद्धि करना, यह क्या था, आर्थिक नियोजन के लक्ष्य में शामिल किया गया था। यह इसका पहला लक्ष्य था। ठीक, दूसरा लक्ष्य, आर्थिक विकास को मैं बहुत डीपली बता चुका हूं। जो लोग ना देखे हो, आई थिंक दूसरा तीसरा ही लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियोस की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं। लेक्चर बाय लेक्चर में लिख देता हूं कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो इस तरह से आप लोग नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। तो आइए आर्थिक विकास को हम लोगों ने देखा। तो दूसरा जो इसका पॉइंट था, लक्ष्य था, वह क्या था, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, देखिए आत्मनिर्भरता से आशय यह है, जैसे अभी भी इस समय इंडिया में चल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें खुद से डेवलप करना। अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, बाहर से चीजें नहीं मंगाना चाहेंगे, तो क्या होगा कि देश बहुत तेजी से विकास करेगा। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी है वह भी खत्म होगी, लोग रोजगार करेंगे और अपने कंट्री में ही क्या होगा, बहुत सारी चीजों का डेवलप किया जाएगा या प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से यह आर्थिक नियोजन का भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तीसरे लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। तीसरा लक्ष्य क्या था, समावेशी विकास। क्या था, समावेशी विकास। अब बात करेंगे कि समावेशी विकास, विकास तो समझ गए हैं सर कि विकास क्या है, लेकिन समावेशी का अर्थ क्या है। तो समावेशी विकास का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास, चाहे वह गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कुनबे में हो, चाहे जंगलों में हो, कहीं भी हो, हर व्यक्ति का विकास करना ही इसका लक्ष्य रखा गया था।
अगर प्रत्येक देश के समस्त नागरिकों का विकास करना है तो उसे समावेशी विकास के तहत किया जा सकता है। समावेशी मतलब सबको एक साथ लेकर चलना और उनका विकास करना समावेशी विकास कहलाता है। यह इसका प्रमुख लक्ष्य था। अब बात करेंगे इसके चौथे लक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो चौथा लक्ष्य जो इसका निर्धारित किया गया था वह क्या था? गरीबी उन्मूलन। गरीबी का एक अलग से चैप्टर आएगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। गरीबी किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा क्या होता है? रोड़ा होता है। अगर गरीबी की मात्रा ज्यादा है तो देश को हम लोग विकास की ओर नहीं ले जा सकते। और गरीबी कैसे दूर होगी? अगर रोजगार क्रिएट किया जाएगा। तो रोजगार अगर क्रिएट होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होगा ही, जिससे मेरी अपनी जीडीपी में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से यहाँ आर्थिक नियोजन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया था। पांचवा लक्ष्य जो था उसके बारे में बात करेंगे, रोजगार सृजन। देखिए बात आ गई ना, रोजगार सृजन की बात आ गई। ठीक, रोजगार सृजन का आशय यह है कि हर व्यक्ति को क्या किया जाए? उसे रोजगार दिया जाए, उसे एम्प्लॉय बनाया जाए। एम्प्लॉयमेंट की क्या हो? संख्या बढ़ाई जाए, जिससे फैक्ट्रियां डाली जाएंगी। अगर फैक्ट्रियां डाली जाएंगी तो उसमें रोजगार होगा, या फिर कोई अपना ही रोजगार क्या होगा? डाला जाएगा, तो वह जीडीपी में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो यह आर्थिक विकास में या आर्थिक नियोजन के लक्ष्य में निर्धारित किया गया था, रोजगार सृजन करना। छठवां पॉइंट है वह क्या है? आर्थिक असमानता को दूर करना, जो कि आज तक नहीं हो पाया, ना कभी हो पाएगा इंडिया में। आर्थिक असमानता का दूर करना। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी गई हैं। अगर आप लोग खुद देखेंगे तो इसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जिस पर इंडिया में सही तरीके से वर्क हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर किसी पर बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कंडीशन है ना, नेताओं के चक्कर में पूरा देश बर्बाद होता जा रहा है। अब यहाँ बात तो आ गई आर्थिक असमानता को दूर करना। इंडिया क्यों गरीब है पता है? सॉरी, गरीब तो नहीं बोल सकते इसे, इंडिया डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? माफ करिएगा, इंडिया डेवलप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है, और जो गरीब हैं सड़कों पर सो रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। सुबह उठते हैं तो शाम के खाने के लिए परेशान हो जाते हैं। नाश्ते की बात ही मत करिए कि शाम को उन्हें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इंडिया की स्थिति ये है अपने कि जो गरीब है वो बहुत गरीब है और जो अमीर है वह बहुत अमीर है। तो अगर इसमें समानता लाने की कोशिश की जाए तो महासंग्राम हो जाएगा इंडिया में। यह संभव नहीं है, फिर भी आर्थिक नियोजन के तहत यहाँ लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि आर्थिक असमानता को दूर करना भी इसका एक क्या है? प्रमुख लक्ष्य है। लेकिन इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है और ना हो पाएगा। ठीक, तो इस तरह से भारतीय आर्थिक नियोजन के लक्ष्यों को हम लोगों ने देखा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में बात कर लेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वह किस पर आधारित थी? तो वह सोवियत रूस पर आधारित थी। किस पर? सोवियत रूस पर। इसे रफ कर देते हैं, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट के तहत दो चीजें हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो इसके लक्ष्यों को आप लोगों ने क्या किया? सही तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो पहला तथ्य है, देखिए यह किससे रिलेटेड है? आर्थिक नियोजन से रिलेटेड है, जिसमें पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने अभी देखा था और वो योजना आयोग के तहत, प्लानिंग कमीशन के तहत लाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो उसे हम लोग लिखेंगे सोवियत रूस पर। भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, कि जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी वह किस पर डिपेंड थी? सोवियत संघ की। यहां से याद रखेंगे, सोवियत संघ किसे बोलते हैं? जो अविभाज्य रूस था। यूएसएसआर भी बोलते थे इसे,
इसके नियोजन प्रणाली पर आधारित थी भारत की पंचवर्षीय योजना, क्योंकि उस समय जो सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली थी वह दिन प्रतिदिन क्या कर रही थी, डेवलपमेंट में ग्रो कर रही थी, वृद्धि कर रही थी। तो उसके लिए क्या किया गया कि भारत में जब योजना आयोग लाया गया, प्लानिंग कमीशन, तो इसी सोवियत संघ की नियोजन प्रणाली से प्रेरित होकर यहाँ के अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान लाना स्टार्ट कर दिया, पंचवर्षीय योजनाएं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज अभी याद हो गई होगी आप लोगों को। मैं हर चीज 2 से 3 बार रिपीट करता हूं, क्यों, जिससे कि चीजें आप लोगों की वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। काफी सारे लोग तो ऐसे होंगे कि दूसरी बार वीडियो देखना बोझ समझते होंगे, लेकिन मित्रों यह सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी आप लोग सेलेक्ट हों। इस समय कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साल भर में कोरोना आप लोगों ने देखा 2020 पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो उसके लिए आप लोगों को जो कंपटीशन है ना वो बढ़ा है, बहुत तेज कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि इसमें वैकेंसियां नहीं आ पाई थी। अभी एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, आप लोग देखिए कितनी मारामारी हो रही है। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन संभव नहीं है। तो इसलिए सही तरीके से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे आप लोग नोट डाउन करिए, याद करिए और बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि कोई भी चीजें आप लोगों के माइंड से बाहर से ना पूछ पाए। तो आइए बात करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है यह है योजना आयोग का इंडिया विजन। योजना आयोग का इंडिया विजन 2020। अभी हाल में 2020 खत्म हुआ है। आप लोगों ने देखा कि कोरोना की वजह से कोई भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाया। यहां तक कि इसरो ने सैटेलाइट भी सही तरीके से लॉन्च नहीं किया है। 2 से 4 सैटेलाइट सिर्फ लॉन्च की गई हैं 2020 में। तो इस तरह से हमारी जीडीपी बहुत ही नीचे चली गई है। हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की जीडीपी नीचे जा चुकी है। तो जो योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 था, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2020 तक हमारा जो भारत होगा एक सही स्थिति में पहुंच जाएगा, आर्थिक स्थिति इसकी मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। बात करेंगे कि यह योजना आयोग का इंडिया विजन निर्धारित कब किया गया था, तो यह 2003 में किया गया था। 2003 में अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक योजना आयोग के माध्यम से भारत का जो इंडिया विजन है, जो सपना है, वह पूरा हो जाएगा, कि यह एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। और फिलहाल हो भी ऐसा रहा था, कोरोना की वजह से पूरी आर्थिक गतिविधियां रुक गई, वरना चीजें सही चल रही थी। तो यह 2003 में आया। तो किसके द्वारा लाया गया, तो वह कौन थे, योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे, योजना आयोग के सदस्य। उनका नाम क्या था, श्यामा प्रसाद गुप्त। श्यामा प्रसाद गुप्ता की वजह से यह लाया गया था। श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में 2003 में योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में इंडिया विजन 2020 का निर्धारण किया गया था कि यह 2020 तक पूरी तरह से भारत हमारा जो है वह सक्षम हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाया है। अब लक्ष्य रखा गया है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, अगर आप लोग देखेंगे तो मैं संस्था का नाम भूल रहा हूं, उसने रिपोर्ट दिया था कि 2025 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना से उभरने के बाद भारत या वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की स्थिति सही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना की जो वैक्सीन है, विश्व में सबसे ज्यादा स्टोरेज किसके पास है, इंडिया के पास है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे करेगा, अचानक से कोई भी चीजें नहीं हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है, कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।